पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू सुबह सुबह हवाओं में घुली रहती थी। वहीं एक पुराना छोटा सा घर था। उस घर में जगदीश नाम का एक गरीब किसान रहता था। जगदीश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। जगदीश के पास जमीन बस इतनी ही थी कि साल भर का राशन मिल जाए, लेकिन मौसम की मार उसे फिर खाली हाथ छोड़ देती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। जगदीश की पत्नी राधा बीमार रहती थी। कमजोरी और दवाइयों के नाम पर हर रोज समझौता करती। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ और घर का खर्च, सब कुछ जगदीश के लिए एक संघर्ष बन गया था। जून का महीना था और बारिश जोरों की हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था और राधा बुखार से कांप रही थी। जगदीश ने कपड़े से छत को रोकने की कोशिश की, लेकिन छेद ज्यादा थे और कपड़ा छोटा। जगदीश को देखते हुए राधा कांपती हुई आवाज में बोली, सुनिए जी, रहने दीजिए। आप मेरी चिंता मत करिए। आप पर पूरे घर की जिम्मेदारी है और मुझे कुछ नहीं होगा। बस अभी बुखार तेज हो गया है, पर यह भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जगदीश ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बस बेबसी थी। जगदीश दुखी स्वर में बोला, राधा, तुम्हारी दवा लाने के पैसे तक नहीं है मेरे पास। सुबह से गांव के आधे घरों में गया, कितनों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन सब ने साफ मना कर दिया। कहते हैं जगदीश का वक्त खराब है, पता नहीं वापस कर पाएगा भी या नहीं। सच कहूं तो लगता है किस्मत ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पर एक बात सोच रहा हूँ, अगर अपने छोटे भाई प्रदीप से मदद मांग लूँ तो आखिर वो मेरा खून है, मेरी जान है। बचपन से आज तक मैंने उसकी हर खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की है। पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी थी मैंने। जब वह मुझे इस हालत में देखेगा तो दौड़ता हुआ आएगा, गले लगाएगा और कहेगा, भैया, यह हाथ फैलाने की नौबत कैसे आ गई। मुझे पूरा विश्वास है राधा, दीप को बस इतना जानना होगा कि उसका बड़ा भाई तकलीफ में है और वह हमारे लिए आसमान पाताल एक कर देगा। जगदीश का छोटा भाई प्रदीप, जो अब शहर में रहता था, कॉलेज में पढ़ाई के बाद उसने व्यापार शुरू किया था और अब वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। धन दौलत, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। जगदीश उसे अब भी वही प्रदीप मानता था जिसके लिए उसने बचपन में नंगे पैर खेतों में काम किया था ताकि उसकी किताबें खरीदी जा सके। यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। तब जगदीश 25 साल का था और प्रदीप 17 साल का। गांव का सरकारी स्कूल 10वीं तक था, लेकिन प्रदीप बहुत तेज विद्यार्थी था। मास्टर जी अक्सर कहते, जगदीश, तेरा भाई तो गांव का नाम रोशन करेगा एक दिन। शहर भेज दे इसे आगे की पढ़ाई के लिए। जगदीश को यह बात सुनकर गर्व महसूस होता था। वह खुद 5वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन प्रदीप के जरिए वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता था। जगदीश और प्रदीप के माँ बाप की मौत बहुत पहले एक बीमारी से हो गई थी। तब जगदीश ने ही प्रदीप को पाला था। खुद स्कूल छोड़ दिया, हल पकड़ लिया, खेत, मवेशी, घर, सबका जिम्मा उठा लिया। जब लोग कहते, तेरी उम्र हो गई है जगदीश, शादी क्यों नहीं करता, वह मुस्कुरा कर कहता, पहले प्रदीप को काबिल बना लूं, फिर कर लूँगा। कुछ सालों में जगदीश ने राधा से शादी कर ली। अब प्रदीप को शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया था। पर सवाल था फीस, किताबें, रहने का खर्च, आने जाने का भाड़ा, यह सब कहाँ से आएगा। जगदीश के पास बस 3 बीघा जमीन थी जो पुरखों की दी थी। असल में यही जमीन उसे और राधा को खाने भर अनाज देती थी। जगदीश ने आधी जमीन गांव के ही एक हीरालाल नामक जमींदार को बेच दी।
जगदीश ने पैसे लिए और प्रदीप के लिए कपड़े, किताबें, बिस्तर खरीदा। साल दर साल प्रदीप की चिट्ठियां आती थीं। कभी कभी पैसे भी मांगता था। जगदीश जैसे तैसे भेजता, कभी दूध बेचकर, कभी मजदूरी करके। धीरे धीरे प्रदीप ने कॉलेज खत्म किया, फिर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और फिर एक दिन मानो किस्मत उसकी मुट्ठी में आ गई। अब प्रदीप के पास गाड़ी थी, दुकान थी और शहर में मकान भी, पर अब ना चिट्ठी आती थी, ना फोन। जगदीश ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अपनी पत्नी के इलाज के लिए अब प्रदीप को बताऊंगा। वो शहर में रहता है, वहाँ का इलाज भी अच्छा होगा। जब सुनेगा उसकी भाभी बीमार है तो वो तुरंत आ जाएगा। फिर मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जगदीश ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एक पुराना झोला लिया। उसमें पत्नी की दवाइयों की पर्ची थी। फिर वह बस पकड़कर शहर पहुंचा। आंखें उम्मीद से भरी थी। वो शहर में एक बड़े से घर में पहुंचा तो एक नौकर ने उसे रोक लिया। अरे रुकिए, कहाँ घुस रहे हो आप? जगदीश ने पूछा। मालिक घर पर हैं? नौकर बोला, आप कौन? कहाँ जा रहे हो? जगदीश बोला, मैं प्रदीप का बड़ा भाई हूँ जगदीश। गांव से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, अपने छोटे भाई से मिलने। नौकर ने हंसते हुए कहा, तुम और मालिक के भाई, हमको क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? यह फटी पुरानी धोती, घिसी चप्पल, सिर पर तेल तक नहीं, और कहते हो हमारे मालिक के भाई हो? अरे, हमारे मालिक तो शहर के एक बड़े सेठ हैं। ऐसे लोग रिश्तेदार रखते हैं क्या जो सड़कों पर भीख मांगते जैसे लगे? नौकर को अनदेखा करते हुए जगदीश अंदर चला जाता है। प्रदीप अंदर से कीमती कमीज और महंगी घड़ी पहन कर निकला। जगदीश को देखकर चौंक कर बोला, अरे भैया, आप अचानक बिना बताए? पहले तो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नम्रता की नहीं, संकोच की थी। जगदीश भावुक था। वो उठा, गले लगाना चाहा, लेकिन प्रदीप थोड़ा पीछे हो गया। प्रदीप ने नौकर की ओर देखा और बोला, ज़रा चाय बनाओ, मैं भैया को अंदर ले जा रहा हूँ। दोनों अंदर कमरे में पहुंचे। प्रदीप ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसके चेहरे की बनावटी मुस्कान उतर गई। अब चेहरा बदल चुका था। एक अहंकारी आदमी, अमीर आदमी का चेहरा। वह धीरे से मगर तीखे स्वर में बोला, भाई साहब, आप यह सब मेरे नौकरों के सामने क्यों बोल रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं? क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि यह लोग अब पीछे से कैसी बातें करेंगे? कल से पूरे घर में, दफ्तर में, मोहल्ले में यही चर्चा होगी कि हमारे मालिक का भाई फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पांव, बिना ढंग की शक्ल सूरत के आ खड़ा हुआ। मेरी इज्जत, मेरी साख, जो सालों की मेहनत से मैंने बनाई है, उसका क्या होगा? शहर में लोग सिर्फ मेरे कारोबार को नहीं देखते, मेरी पहचान को भी तौलते हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई इस हालत में है, तो वो मुझे भी उसी तराजू में तौलेंगे। आप समझ नहीं रहे भैया, यहाँ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं चलता, यहाँ हैसियत भी देखी जाती है। और आपकी हालत देखकर कोई यकीन भी करेगा कि हम एक ही घर में पले बड़े हैं। प्रदीप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जगदीश हक्का बक्का रह गया। प्रदीप फिर बोला, मतलब साफ है, अब ज़रा अपना हुलिया देखिए। फटी बनियाइन, मिट्टी से सना कुर्ता, और तेल तक नहीं है आपके बालों में लगाने को। और यहाँ आप मेरे नौकरों के सामने बोल रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं। सच कहूँ तो मेरे नौकरों ने भी आपसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जगदीश की आंखें भर आई, पर प्रदीप रुका नहीं, बोलता रहा, मेरी यहाँ इज्जत है, रेपुटेशन है। मुझे लोग प्रदीप जी कहते हैं और आप यहाँ मेरे गेट पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप भाई हो। क्या ज़रूरत थी ऐसे आने की? जगदीश की आंखों में आंसू आ गए,
पर उसने जुबान नहीं खोली। वो वो तो राधा की दवा और एक भाई से उम्मीद लेकर आया था। जगदीश ने धीमे स्वर में बोला, तू यह कह रहा है? मैं तो सोच रहा था इतने सालों बाद जब तुझसे मिलूंगा तो तू मुझे देखकर दौड़ता हुआ गले लगाएगा, पुराने दिनों की बातें करेगा। तेरी भाभी कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है प्रदीप। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह मुश्किल से उठ पाती है। मैं गांव में हर किसी के दरवाजे पर गया उधार मांगने इलाज के लिए, पर सब ने मना कर दिया। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं और मैं सोच रहा था अगर अपने छोटे भाई से कहूँगा तो वो बिना एक पल गवाए मेरी मदद करेगा, क्योंकि बचपन से मैंने यही जाना है कि भाई भाई के काम आता है। और तू तो सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरे लिए बेटे जैसा है। प्रदीप ने 2,000 रुपये जगदीश को दिया। यह रख लीजिए, मेरे पास अभी बस यही है। और सुनिए भैया, अगली बार आने से पहले ज़रा खुद को ढंग से संवार कर आइएगा, समझे ना? मेरी हैसियत का भी ख्याल रखिए। आपकी और मेरी दुनिया में बहुत फ़र्क है। आप गांव से आते हैं, भाभी के इलाज के लिए मैं कुछ पैसे गांव भिजवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप अभी के अभी लौट जाइए, इससे पहले कि मेरा कोई अमीर क्लाइंट या मित्र यहाँ आ पहुँचे, आपको इस हालत में देख ले। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उस तराजू में तौलें जिसमें वे आपको तौलते हैं। जगदीश ने कुछ बोला नहीं, उसके होंठ सूख चुके थे, दिल जैसे पाँव में उतर गया था। वो धीरे से उठकर बाहर चला गया। प्रदीप की पत्नी रमा प्रदीप से बोली, आपने अपने भाई को सिर्फ 2,000 में लौटा दिया? उनकी पत्नी बीमार है और आप कह रहे थे कि मदद करेंगे। प्रदीप बोला, अगर आज दे देता तो कल फिर आ जाता और फिर हर महीने जैसे वो कोई जिम्मेदारी बन गया हो हमारी। जगदीश निराश होकर चल रहा था। उसकी चप्पल कीचड़ में धंस गई थी। आसमान से फिर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार पानी सिर से नहीं, आंखों से बह रहा था। जगदीश खुद से कहता है, क्या तुझे याद नहीं प्रदीप, जब तू इस दुनिया में आया था तो तेरी नन्ही नन्ही उंगलियों को सबसे पहले मेरे ही हाथों ने थामा था। बारिश के पानी में भीगते हुए भी मैं तुझे अपनी छाती से चिपकाए रखता था ताकि तुझे ठंड ना लगे। जब तूने चलना सीखा तो तेरे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देने वाले भी यही हाथ थे। कितनी बार तेरी भूख मिटाने के लिए मैंने अपना पेट खाली रखा, और आज आज इन्हीं हाथों को तूने ऐसे झटक दिया जैसे इनमें कभी तेरा प्यार ही नहीं। उसके बाद जगदीश अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही रानी दौड़कर दरवाजे पर आई। बाबा, बाबा, दवाइयाँ ले आए ना? माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। दवाइयाँ लाए हैं ना बाबा? आप बोले थे ना कि आज ज़रूर लेकर आओगे। मैंने तो सुबह से दरवाजे पर नज़र लगाए रखी थी। बताओ ना बाबा, लाए ना? जगदीश बोला, लाया हूँ बिटिया, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है चिंता करने के लिए। राधा खाट पर पड़ी थी, आंखों के नीचे कालापन, होंठ सूखे और सांसें धीमी। सुनिए जी, कुछ मदद करेगा क्या प्रदीप बाबू? आखिर वो आपका छोटा भाई है, आपकी हर मुश्किल में साथ देने वाला होना चाहिए। उसने आपके कंधों पर खेला है, आपके हाथों से ही खाना खाया है। क्या उसे याद नहीं होगा कैसे आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया था? गांव की आधी ज़मीन बेच दी थी ताकि वह शहर में जाकर कुछ बन सके। मैं जानती थी जब प्रदीप बाबू को पता चलेगा कि उसकी भाभी इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ी है तो क्या वो एक पल भी सोचेगा। वो ज़रूर आएगा और आपका हाथ थाम लेगा जैसे आपने हमेशा उसका थामा था, है ना? जगदीश ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उसके होंठ हिले।
जगदीश ने झूठी हंसी ओढ़ ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। वो आदमी अपने कहे पर ज़रूर खरा उतरेगा। उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि मदद का हाथ बढ़ाएगा और जल्दी ही भेजेगा। मैं जानता हूँ, वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत बनाए रखो। हम दोनों मिलकर इस तूफान को पार कर लेंगे। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने। हर दिन जगदीश डाकिये का इंतज़ार करता, हर आवाज़ पर दौड़ता बाहर। शायद प्रदीप ने पैसे भेजा हो, शायद बैंक से कोई खत आया हो, लेकिन कुछ नहीं आया। कभी सोचा फ़ोन करे, फिर सोचा अपमान के बाद ज़रूरत दोहराना कैसा लगता है। यह वह जान चुका था। राधा की तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी। उसे लगातार खांसी रहती, कभी कभी बेहोश हो जाती। जगदीश अपने खेत के पास की झाड़ी से पत्तियां लाकर देसी काढ़ा बनाता, पर अब बीमारी दवा से नहीं, दर्द से बढ़ रही थी। एक रात राधा ने धीमे से कहा, सुनिए जी, जाने क्यों दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। अब लगने लगा है कि यह शरीर शायद अब ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। हाथ पाँव में ताकत नहीं रही, सांस भी जैसे भारी हो गई है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। जगदीश बोला, ऐसा मत बोल रहा था, अभी प्रदीप पैसे भेजेगा, ठीक हो जाएगी तू। राधा बोली, जिस भाई के लिए आपने अपनी जीवन की कमाई, अपनी जमीन, यहाँ तक कि अपना भविष्य तक बेच डाला, वही भाई आज आपकी इस चुप्पी, इस भरोसे का फायदा उठा रहा है। आपने ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था ताकि उसका जीवन संवर सके, और आज जब आपके घर में अंधेरा छाया है, उसी भाई के दिल में आपके लिए ज़रा सा भी चिंता नहीं। ना जाने कैसे पत्थर हो गया है उसका दिल, और तुम आज भी उसी से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतना बोलते बोलते राधा चुप हो गई। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होती गई और फिर एक लंबा सन्नाटा। जगदीश चिल्लाता रहा, ए राधा, देख, रानी सो रही है, उठना। राधा की आंखें अब बंद थी, चेहरे पर एक स्थायी शांति, लेकिन पीछे छोड़ गई एक टूटा पति और अनाथ बेटी। गांव वालों ने अगले दिन चिता तैयार की। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, जगदीश, बहुत दुख हुआ बेटा, भगवान तेरी बेटी को लंबी उम्र दे। जगदीश कुछ नहीं बोला, उसने बस एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। राधा के जाने के बाद जगदीश की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसे अब अपनी बेटी रानी के भविष्य की रक्षा करनी थी। उसने चिता की राख से ही संकल्प लिया, अब मैं अपनी बेटी रानी को उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां कोई प्रदीप जैसे लोग, कोई अमीरी का घमंड करने वाला इंसान उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। राधा, देखना, तेरी बेटी एक दिन इस गांव की ही नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन करेगी। उसे किसी के पैसों, किसी के रहम, किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं होगी। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, खेत जोतूंगा, मजदूरी करूँगा, जान लगा दूंगा, लेकिन अपनी बिटिया के सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जिन आँखों ने आज तुम्हारे पति को गरीब समझकर ठुकरा दिया, कल वही आँखें गर्व से मेरी बेटी की ओर देखेंगे। राधा, अब मैं हमारी बेटी को मैं इतना बड़ा बना दूंगा कि लोग उसे सलाम करेंगे और प्रदीप जैसे लोग अपनी नजरें झुका लेंगी। जगदीश ने गांव में हर छोटा मोटा काम करना शुरू किया। खेतों में मजदूरी, लकड़ियां काटना, त्योहारों में हलवाई की मदद, दिन में मिट्टी से लथपथ, रात में चिमनी की रोशनी में रानी को पढ़ाता। रानी पढ़ने में तेज थी, उसे किताबों से प्यार था। वह हर परीक्षा में प्रथम आती। जिला स्तर की परीक्षा में रानी ने टॉप किया। उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई।
अब सरकार उसकी पढ़ाई, रहने खाने का खर्च उठाने लगी। जगदीश ने बेटी को शहर भेजते समय कहा, रानी बेटा, तुझे हर रोज तेरी माँ के सपने याद दिलाने हैं, वो सपने जो उसने तेरे लिए देखे थे। अपनी सांस के साथ तू चाहे कितनी भी थक जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, तू रुकना नहीं। तेरी माँ की आंखों में जो चमक थी वो तेरी मंजिल में छुपी है। हर कदम पर याद रखना कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चल रही है। और जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है तो सोच लेना, तेरी माँ तुझे देख रही है, तेरे साथ चल रही है। मेरी बेटी, तू रुकने के लिए पैदा नहीं हुई, तू आगे बढ़ने के लिए बनी है। फिर कुछ वर्षों बाद रानी ने आईएएस की परीक्षा पास की। उसे जब नियुक्ति पत्र मिला तो सबसे पहले खत उसने गांव भेजा। बाबा, आज मैं आपको यह खबर सुनाते हुए गर्व और खुशी से भर रही हूँ। बचपन से आपने जो सपने मेरी आंखों में देखे थे, जो मेहनत आपने अपनी हथेलियों के छालों में छिपाकर मेरे भविष्य को संवारने में लगाई, आज वह सब रंग लाई है। बाबा, आपकी वही छोटी सी बेटी जिसे आप रोज़ स्कूल छोड़ने जाते थे, जिसकी किताबों के लिए आपने अपने कई शौक कुर्बान कर दिए, आज जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से मैं ना सिर्फ आपका बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर सकूं। बाबा, आज मैं जिला अधिकारी बन गई हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपकी दुआओं और आपके त्याग की जीत है। मेरी हर सफलता में आपका पसीना, आपकी भूखी रातें और आपके सपनों की गर्मी बसती है। आपकी बेटी, आपकी मेहनत की पहचान। जगदीश की खत पढ़ते पढ़ते आंखें भर आई, लेकिन अब वह आंसू दर्द के नहीं गर्व के थे। उधर प्रदीप का बेटा नशे और जुए में डूब चुका था। बड़े बड़े कर्ज लिए, कंपनी के पैसे उड़ाए, गलत दोस्त बनाए। प्रदीप को एक दिन खबर मिली, आपका बेटा धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने प्रदीप की संपत्ति जब्त कर ली, कारोबार बर्बाद हो गया, बंगला नीलाम हो गया। वो शख्स जिसे कभी नौकर सलाम करते थे, अब किराए के छोटे मकान में रहने को मजबूर हो गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब प्रदीप थका टूटा और शर्मिंदा होकर गांव लौटा। उसने जगदीश के घर के सामने आकर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, वही मिट्टी से सना जगदीश, लेकिन अब चेहरे पर शांति और आत्मगौरव। प्रदीप ने झुककर कहा, भैया, माफ़ कर दो मुझे, मैंने आपको बहुत दुख दिया। आपके दिल पर ऐसे ऐसे जख्म लगाए जिनका कोई इलाज नहीं। उस वक्त मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा था और मुझे अपनी दौलत पर घमंड था। मैं भूल गया था कि दौलत के बिना भी रिश्ते जिंदा रहते हैं, लेकिन रिश्तों के बिना दौलत का कोई मतलब नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, घर, कारोबार सब लुट गया। लोग जिनके सामने मैं सीना तान कर चला करता था, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। अब सिर्फ एक उम्मीद थी कि आप अभी भी मेरे भाई हैं, कि जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब भी आप अपनी बाहें खोलकर मुझे अपनाएंगे। भैया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में बहुत अकेला हो गया हूँ। जगदीश ने कुछ देर देखा, वो मौन था, फिर बोला, भाई, भाई तो मैं आज भी हूँ। यह रिश्ता आज भी उतना ही सच्चा है जितना हमारे बचपन में था। फ़र्क बस इतना है, एक दिन तूने मुझे मेरे कपड़े, मेरा हुलिया देखकर नकार दिया था। उस दिन तूने अपनी नज़रों में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था और मैं चुप रह गया। मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। अपनी आखिरी सांस तक दिल में बस एक आस लिए कि प्रदीप बाबू दवाइयों के लिए कुछ पैसे भेज देगा, पर वह दिन कभी नहीं आया। तेरे नाम का कोई खत, कोई पैगाम मेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचा।
मैंने तेरी बेइज्जती सह ली, तेरी बेरुखी सह ली, पर जब तक सांस है तेरा खून मेरी रगों में है। और आज तू मेरे पास आया है मेरे दिल की गहराई में शरण मांगने। प्रदीप, मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर इतना आसान नहीं होगा। शायद मुझे वक्त लगेगा तेरे दिए जख्म भरने में। लेकिन यह भी सच है कि तेरे मेरे बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत बंधन है। एक माँ की कोख से जन्मे हैं हम, और यह खून का रिश्ता कोई अमीरी गरीबी तोड़ नहीं सकती। प्रदीप की आंखों से आंसू बह निकली। रानी अब अफसर बन चुकी थी। उसने प्रदीप के बेटे के केस में कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि न्याय की राह चुनी। गांव में उसने एक महिला शिक्षा केंद्र बनवाया, जिसका नाम रखा गया राधा देवी स्मृति भवन। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।